वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। इससे पहले हमने लास्ट वीक इम्पॉर्टेंट एक्ट जितने भी थे सारे डिस्कस किए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये सारे एक्ट्स हमने डिस्कस किए थे जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली वी कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन द नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, हमको उनका कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी की हम बात करेंगे एंड ही इज नन अदर देन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनको आप एक नाम से और जानते हो, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। Why he is not known as the grand young man of India? Because most of his achievements came in his later ages, right? तो एक इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनकी जो बर्थ है वो 4 सितंबर 1825, काफ़ी पहले की, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश रूल जो था उसको फैलते हुए काफ़ी करीबी से देखा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे इन अ जोरास्ट्रियन फैमिली एंड ही completed his education from Elphinstone College in Bombay. Later on he started teaching as a professor in this college, ठीक है। इस कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। ही वॉज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड natural philosophy, and this was the time mid of 19th century जहाँ पर mathematics, philosophy and science used to be the favorite subjects among the youth, ठीक है। काफ़ी रिसर्च इसमें हो रही थी। तो दादा भाई नौरोजी अपने टाइम में काफ़ी एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट रहे। नाउ ही वाज नॉट बोर्न इन अ रिच फैमिली, हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर, बट ही वाज वेरी शार्प इन स्टडीज। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो दादा भाई नौरोजी की अचीवमेंट मानी जाती है, दैट इज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी व्हेन ही वाज आई थिंक हार्डली 30 to 32 ईयर ओल्ड, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 के रिवॉल्ट को ब्रिटिश ने ब्रूटली सप्रेस किया। बहुत ही एक दमनकारी नीतियां उन्होंने अपनाई। हालांकि उस रिवॉल्ट की अपनी कुछ कमियां थी जिसको बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है, बट इन्होंने देखा कि कैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से हटा दी गई और ब्रिटिश क्राउन आ गया। क्या आ गया? ब्रिटिश क्राउन आ गया। इंडिया वॉज डायरेक्टली अंडर दी ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो व्हाट दादा भाई नौरोजी नोटिस्ड, ही नोटिस्ड कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ और जैसे ही ब्रिटिश क्राउन आया, तो ऐसा नहीं था कि ये चुपचाप हो गया, मतलब हुआ और सबने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। उस समय की जो जीरो पॉलिटिक्स थी उसकी बहुत बड़ी इवेंट थी कि कैसे आपने एक ट्रेडिंग कंपनी को निकाल दिया, सरकार ने एक ट्रेडिंग कंपनी को बाहर किया, खुद आ गई और इंडिया को कॉलोनाइज कर लेती है, ठीक है। नाउ इंडिया इज डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। नाउ यहाँ पर जो ब्रिटिश लीडर्स हैं हु आर सिटिंग इन लंदन, वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू, वो बेसिकली आपके जनरल्स के थ्रू वो एक इंडिया की इमेज बनाएंगे कि यस, इंडियंस आर वेरी पुअर, इंडियंस आर अनएजुकेटेड। हमने इतने सारे एक्ट लेकर आए इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, कंपनी के थ्रू वो काम हो नहीं पाया, सो नाउ वी आर टेकिंग द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द इंडियंस, बिकॉज इंडियंस आर अनएजुकेटेड, आर पुअर। नाउ दादा भाई नौरोजी ये बात अच्छी तरह से जानते थे, एज बिंग अ मैथमेटिशियन, एज बिंग अ फिलोसोफर, ठीक है। और इनके जो साथी थे जैसे महादेव गोविंद रानाडे और आर सी दस्त, हु वाज अ फेमस मैथमेटिशियन फ्रॉम बंगाल, ये बात जानते थे कि इंडिया में एक गलत इमेज इंडिया की एक वर्ल्ड लेवल पर डाली जा रही है। तो ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं, एक ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, काफी छोटा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बनता है 1866 में। कुछ बुक्स में 1867 भी लिखा हुआ है, बट यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिकॉज ये ईयर कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी इसको लंदन में एस्टेब्लिश करते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं, जिससे ये डिस्कस आपस में करते हैं कि किस तरीके से इंडियंस को गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंटेशन दिलवाया जाए। देखो कितनी प्रोग्रेसिव ये थॉट है। हम सोचते हैं कि केवल 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी वो बढ़ी थी। ऐसा नहीं था, रिप्रेजेंटेशन की डिमांड इंडिया में शुरू से ही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम भी बैठे, ठीक है। जब बेसिकली 1909 आया, 1919 आया और
1935 जब ब्रिटिश डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे, तब तो ये डिमांड पीक पर हो गई थी, बट शुरुआत यहीं सर हुई थी। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इंडियंस और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये डिस्कस करेंगे मैटर रिलेटेड टू इंडिया एंड प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन जो इंडिया पे रूल कर रहा है, उसमें हमें भी मौका मिलना चाहिए, बिकॉज एंटायर इंडिया इज नॉट अनएजुकेटेड। इंडियंस भी अवेयर हैं, और नॉर्मली अवेयर नहीं है, पॉलिटिकली अवेयर है। यहां पर बेसिकली इनका काम क्या था कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, इंडियंस के वेलफेयर की बात करना, है ना, कि वही जो मैंने आपको चीजें बताई वही रिपीट होकर के आ रही हैं यहाँ पर, कि किस तरीके से इंडियंस को हम रिप्रेजेंटेशन दिलवाएं जिससे इंडियंस का वेलफेयर हो। अगर ब्रिटिश क्राउन में सारे ही ब्रिटिश पीपल इंडिया को, ब्रिटिश पॉलिटिशियन इंडिया को कंट्रोल करेंगे, तो वो फिर अपने ही कंट्री के वेलफेयर को देखेंगे, इंडिया के वेलफेयर को वो नहीं देखेंगे। ठीक है, and present a correct picture of India to the British public, countering the negative portrayals in the press। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कर क्या रही है, अपनी प्रेस में इंडिया का एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल कर रही है कि नाउ वी आर टेकन इंडिया अंडर द क्राउन्स अथॉरिटी बिकॉज इंडियंस आर अनएजुकेटेड, इंडियंस आर पॉलिटिकली कंप्लीटली अनअवेयर। हम नहीं चाहते कि हमारी कॉलोनी खराब हो जाए। बट यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ये काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थ्रू कि नहीं, ऐसी चीज नहीं है। तो एक तरीके का एक पॉलिटिकल वॉर कर रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के साथ। एक चीज याद रखना, जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, यही माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिडिसर है, का पूर्वज है। 1885 में जो आई थी, इवन दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस को की फाउंडेशन डालने में, और वो फाउंडेशन उन्होंने यहीं से डालना स्टार्ट करी थी। ठीक है, गाँव 20 साल पहले 1866 में ये जानते नहीं थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट बाद में आया, बट थॉट यहीं से थी। ठीक है, तो इसकी काफी ब्रांचेज ये एस्टेब्लिश करते हैं बॉम्बे में, कैलकाटा में और मद्रास में। क्यों करते हैं? बेसिकली दीज वर दी 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर में तो लोग कुछ अवेयर होंगे ही। तो ये दिखाने के लिए कि यस इंडियंस भी अवेयर हैं, इस वजह से यहाँ पर ये ब्रांचेस डाली गई। ही अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बड़ौदा इन 1874, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, नाउ ब्रिटिश अथॉरिटी ये जानती है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो काफी वेल एजुकेटेड है और ब्रिटिश क्राउन से नेगोशिएट करने की क्षमता रखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन, यहाँ पर जो बॉम्बे के उस टाइम गवर्नर थे, वो इन्हें इनवाइट करते हैं कि आप बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बने। ठीक है, आप बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बने। दाओ ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन बिकॉज ही वाज वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि नौरोजी का यह मानना था कि ब्रिटिश राज को जितना आपको समझना है उतना ही उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि आई हेट ब्रिटिश राज, मुझे पसंद नहीं है कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर इंडिया आ गया, एंड यू आर सिटिंग आउटसाइड। ठीक है, ही बिलीव्ड टू एंटर इन द सिस्टम एंड टू फाइट। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड करने में, मैंने आपको बताई है। एंड इसके साथ ही प्रिसाइडेड 3 इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 3 कांग्रेस सेशंस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। एक तो आपका सेशन था 1886 का, एक था 1893 का, और एक था 1906 का। ये 2 सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 1886 और 1906। वो कैसे होते हैं? 1886 का जो सेशन था, यहां पर नौरोजी बात करते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की। क्यों करते हैं बात? क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब क्या है कि इसके 3 फेज आते हैं कांग्रेस के, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेज माने जाते हैं। फर्स्ट फेज एक लिबरल फेज होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाता है एप्लीकेशंस के थ्रू, है ना, उनको लिटिगेशंस के थ्रू आप अप्रोच करते हो कि किस तरीके से वो इंडियंस को इंक्लूड कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में।
ठीक है। बट यहां पर क्या हो रहा है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी की आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि एक सेंट्रलाइज बॉडी ब्रिटिश क्राउन से डील नहीं कर सकती। आपको पूरे इंडिया में अब अवेयरनेस फैलानी है, इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस में कांग्रेस को अवेयरनेस फैलानी है कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस का एम क्या है, इवन कांग्रेस किस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन दिलवा सकती है, किस तरीके से आपकी कंडीशन को इंप्रूव कर सकती है। तो अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई। हाँ, लिंग्विस्टिक बेस पे भी बनाई गई, क्योंकि लेट सपोज कि ये प्रोविंस अगर हम माने सेंट्रल प्रोविंस माने तो वो अपनी लैंग्वेज समझेंगे। ठीक है, अगर साउथ इंडियन किसी प्रोविंस की बात करें तो वो साउथ इंडियन एक्सेंट को समझेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज भी एक प्रोविजन रखा गया। तो ये एक अलग टॉपिक है स्टडी का, विल डिस्कस इट लेटर। तो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो था बेसिकली यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने अपनी लीडरशिप में एस्टेब्लिश करवाई। ठीक है। 1906 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकाटा सेशन, आपको सबको पता है 1906 जो कैलकाटा सेशन था, यहां पर इन्होंने टर्म यूज में लिया एंड दैट वाज स्वराज, स्वराज का टर्म। ठीक है। अब इनका जो स्वराज था वो वाला स्वराज नहीं था जो बेसिकली पूर्ण स्वराज होता था, जो नेहरू जी ने बोला था, जो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था 1929 में। वो तो एक टोटल इंडिपेंडेंस की बात करते थे कि नहीं, ब्रिटिश को तो यहां से जाना पड़ेगा एंड वी विल बी एक्ट एज अ टोटल इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है। बट यहां पर स्वराज का दादा भाई नौरोजी का मीनिंग है सेल्फ रूल। इनके सेल्फ रूल की डेफिनेशन जो थी उस समय क्लियर नहीं थी, जो आगे चल के क्लियर होती है कि हमें ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही अपना रूल चलाना पड़ेगा। मतलब जो क्रूशियल चीजें हैं जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है और फॉरेन अफेयर्स है, वो देखेगा ब्रिटिश क्राउन। उसके अलावा हमारे इंटरनल जो अफेयर्स हैं वो हम देखेंगे। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दादा भाई नौरोजी स्वराज और सेल्फ रूल। क्लियर है? आप इसको पूर्ण आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल इंडिपेंडेंस मत समझ लेना। ठीक है। बिकॉज ही बिलीव्ड इन अ मॉडरेट अप्रोच, ही बिलीव्ड इन अ लिबरल अप्रोच कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, जो आई थिंक उस हिसाब से ठीक भी था, क्योंकि उस हिसाब से इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया में नहीं हो रही थी। ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी 1906 की टाइमलाइन में इंडिया में। सावरकर थे 1906 की टाइमलाइन में इंडिया में। आपके काफी रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, काफी ब्रिटिश पर अटैक हो रहे थे, बट इनकी अप्रोच पूरी तरीके से अलग थी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। 1886 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एंड 1906 कैलकाटा सेशन और स्वराज। ठीक है, जहां पर इन्होंने टर्म दिया स्वराज। एंड ही सेड द ओनली एंड प्राइमरी सॉल्यूशन फॉर इंडियाज फ्यूचर स्टेटिंग इन सेल्फ गवर्नमेंट लाइज आर होप, स्ट्रेंथ एंड ग्रेटनेस। इस सेल्फ रूल में ही हमारा अब फ्यूचर है कि हम हमारा रूल खुद चलाएं। एंड इट वाज अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक स्टेप, क्योंकि इतना बड़ा एक एजुकेटेड लीडर जिसने इंडिया एसोसिएशन बनाया, कांग्रेस की फाउंडेशन में उसने हेल्प कराई, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज भी बनवा दी, वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का फ्यूचर जो है सेल्फ रूल में है। मतलब ब्रिटिश क्राउन को ये मैसेज दे रहे हैं कि डोंट अंडर एस्टिमेट अस। आप ये मत सोचो कि सब कुछ आपको ही आता है, इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना जानते हैं, और ऑब्वियसली उससे पहले चला ही रहे थे ब्रिटिश के पहले। नाउ दादा भाई नारोजी वाज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट आल्सो, और यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट ये लेकर आते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट क्या, देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन का मतलब निकलना। ठीक है, वेल्थ, वेल्थ बाहर जा रही है कहां से, इंडिया से। तो यहां से दो तरीके से इसको, ये दो तरीकों से समझाते हैं। पहला जो इनका एक्सप्रेशन होता है, वो अपना एक पेपर निकालते थे, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। ठीक है, और यहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में ये प्रेजेंट करते हैं 1867 में। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन का बताते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपने और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से हमारे रिसोर्सेस का गलत यूज करके इंडिया को एक कंप्लीटली पुअर नेशन बना दिया। इंडिया वाज नॉट पुअर बट इट वाज मेड पुअर बाय यू पीपल। क्लियर? तो यहां पर नौरोजी कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है। अब इंडिया को एक्सप्लॉइट कैसे इन्होंने किया है, जरा देखो, ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, ये कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक चीज होती है बिफोर 1757। ठीक है,
यहां पर जो ब्रिटिश थे, जो यूरोपियन से आप कह लो, ब्रिटिश वॉज वन अमंग द यूरोपियंस, ये क्या करते थे, इंडिया से परचेस करते थे। क्या परचेस करते थे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को इंडिया से परचेस करते थे, ठीक है। अब जब ये रॉ मटेरियल को इंडिया से परचेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ दे के भी जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया में उस टाइम क्या आता था? बुलियन आता था। इंडिया में उस टाइम क्या आता था? बुलियन, ठीक है। काफी गोल्ड आता था उस टाइम इंडिया में। बट आफ्टर 1757 और आफ्टर 1764 ब्रिटिश को मिले दीवानी राइट्स। मैंने आपको दीवानी राइट्स बताए थे, क्या थे? दीवानी राइट्स में ब्रिटिश अथॉरिटी को लैंड रेवेन्यू बंगाल का पूरा अपने हाथ में आ गया था कि बंगाल से जो टैक्स लेगी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी। बंगाल का जो नवाब है वो बस एक नाम मात्र का नवाब है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, बाकी इकोनॉमिक पावर ब्रिटिश के हाथ में आ गई। तो कंपनी को इंडियन रेवेन्यू मिले, कंपनी गॉट इंडियन रेवेन्यू। और जब इंडियन रेवेन्यू कंपनी के हाथ में आ गया तो कंपनी क्या कर रही है? ब्रिटेन से पैसा नहीं लेकर आ रही इंडियन रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, इंडियन रेवेन्यू से ही इंडियन माल वो खरीद रही है। कंपनी बॉट इंडियन रॉ मटेरियल बाय इंडियन रेवेन्यू which led to decline in India's foreign income। मतलब इंडिया का कच्चा माल तो है अभी, बट कच्चे माल जो बिक रहा है, जो ब्रिटिश को खरीद रहे हैं, उसका पैसा वो इंडिया के रेवेन्यू से दे रहे हैं, उसी इंडियन रेवेन्यू से अपने ऑफिसर्स को सैलरी दे रहे हैं। बाद में तो उसी इंडियन रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश क्राउन ने बनाया था उसको भी सैलरी दे रहे हैं। तो यहां पर इंडियन रेवेन्यू पूरी तरह से खाली हो गए। रॉ मटेरियल बनाने वाले जो बेसिकली आर्टिजन्स है, ठीक है, जो कारीगर है, वो गरीब हो गए। क्यों गरीब हो गए? क्योंकि बाहर से आपके पैसा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। और ब्रिटिश लोग भी क्या कर रहे हैं, जो इंडिया से पैसा मिल रहा है उसको इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उस पैसे को लेकर जा रहे हैं ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन में उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ठीक है। ब्रिटिश वेस्टेड, नंबरिंग दे देता हूं, 1 इंडियन रेवेन्यू इन ब्रिटेन इन इंडस्ट्री। नाउ अब आपके पास ब्रिटेन के पास इंडस्ट्रीज है, कच्चा माल भी इनके पास आ गया है, इंडिया से लेके जा रहे हैं, इंडिया का पैसा भी वहां लेकर जा रहे हैं। और जब बेसिकली वो पूरा का पूरा एक फिनिश गुड तैयार होकर आ रहा है मशीन से, उसको वापस इंडिया में वो इन्वेस्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और महंगा बेच रहे हैं। अब इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है उन चीजों को खरीदने के अलावा, तो इंडिया धीरे धीरे पैसे से गरीब होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है। और यहाँ पर जो पैसा है आ नहीं रहा है इंडिया में, सिर्फ इंडिया से जा रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि आप इंडिया में कोई मशीनरी नहीं लगा रहे हो, और इंडिया में बेसिकली जो हाथ से काम करने वाले कारीगर हैं उनका काम ही खत्म हो गया, क्योंकि मशीनरी गुड इंडिया में आ रहा है, ठीक है, लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया अब एक्सपोर्ट्स में जीरो हो चुका है, इंडिया से पैसा लगातार बाहर जा रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने कार खरीदी, एक बार पैसा दे दिया कार खरीद के, और उसको आप चलाए जा रहे हो, उसकी कोई मरम्मत नहीं कर रहे हो,
ठीक है, उसकी सर्विस आप नहीं करा रहे हो, मतलब आपने कार में एक बार इन्वेस्ट किया, दोबारा री इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो कार आउटपुट आपको देना बंद कर देगी। तो सिंपल यही कंडीशन इंडिया की हो गई कि ब्रिटिश नेवर री इन्वेस्टेड इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने री इन्वेस्ट किया ही नहीं। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का एस्टिमेट ये था कि एक साल में 200 से 300 मिलियन पाउंड्स इंडिया के ब्रिटेन में जा रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश करेंसीज में ये बता दिया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने पहला तो अपना एक पेपर बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का पेपर क्या था, उसके बाद इन्होंने एक बुक ही पब्लिश करी थी और इसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 200 से 300 बिलियन आपके पाउंड्स जो हैं वो इंडियन रेवेन्यू में ब्रिटेन में जा रहे हैं, इंडिया में बिना री इन्वेस्ट किए। तो ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी अब कंप्लीटली क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो इनके साथ अकेले नहीं थे, आपके इनके साथ एमजी रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, इनके साथ आरसी दत्त थे, he was a famous mathematician from Bengal. गोविंद रानाडे was a very good statistician. ठीक है, तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके बाद एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर भी आता है, ठीक है, जिसमें विलियम डिगबॉय होते हैं, वो एक अलग एस्टिमेट बताते हैं। ठीक है, इसमें मेंबर भी बनते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आपके देखो कितने पॉइंट्स के लिए जाने जाते हैं। ही वाज हाईली एजुकेटेड मैन एंड बेसिकली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका दादा भाई नौरोजी फाउंड करते हैं लंदन में जा करके उस समय पर। इसके बाद यही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से कांग्रेस की नींव पड़ती है इंडिया में। 1886 का जो कांग्रेस सेशन वो हेड करते हैं, उसके थ्रू दादा भाई नौरोजी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज बनाते हैं। 1906 में स्वराज का एक टर्म देते हैं, उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जब भी दादा भाई नौरोजी का नाम होता है थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ आप नहीं भूलोगे। ठीक है, इट वाज गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। क्या थी वो थ्योरी, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स। इस थीम को आप दोबारा से पढ़ेंगे, आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। एंड फॉर मोर such updates kindly subscribe Job Grade IAS, download the app and stay touch.